हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर 4 है और 100 मॉक टेस्ट हम आपको करवाएंगे, चाहे कैसे भी करवाए जाएं, चाहे दिन के हमें 2 करवाने पड़े, लेकिन हम आपको जो टारगेट हमने दिया है 100 मॉक टेस्ट का वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। बीच में कुछ काम हो गया था, कुछ तबीयत भी खराब थी, गला खराब था, इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। अब से आपको रेगुलर मिलेंगी, ठीक है। तो डेली सुबह 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल महा मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दोनों में कहीं ना कहीं लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, कांस्टेबल के लिए तो है ही, बल्कि मैथ, रीजनिंग और जीके आप हेड कांस्टेबल के लिए भी इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये खाली आपका रिवीजन है, आपकी तैयारी को बूस्टअप करने का एक प्रयास है। दोस्तों, तैयारी तो आप कहीं से भी कर रहे होंगे, लेकिन अपनी तैयारी को जांचने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। 100 क्वेश्चन का पूरा मॉक टेस्ट हम सीरीज आपको करवा रहे हैं। जिस बच्चे ने पीछे की मॉक टेस्ट नहीं देखी है उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और पीछे के मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हुए इस मॉक टेस्ट पर पहुंचिए। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग, उसके बाद जीके, फिर मैथ और सबसे आखिरी में हम कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, तो लेते हैं पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे दादा के, एक महिला खड़ी है उसकी ओर इशारा कर रहा है कोई पुरुष। मान लीजिए मैं वो पुरुष हूं और किसी महिला की ओर इशारा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वह जो है महिला मेरे दादा के इकलौते पोते। तो एक बात बताइए, मेरे दादा का इकलौता पोता कौन होगा? मैं ही होऊंगा। बात आ रही समझ में? अगर इकलौता नहीं होता तो हो सकता था मैं होता या फिर मेरे चाचा का लड़का हो सकता था। यहां पे इकलौता पोता है, इसका मतलब मैं ही वो व्यक्ति हूं, ठीक है। कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री है, यानी वो जो महिला खड़ी हुई जिसकी ओर इशारा कर रहा हूं वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी की पुत्री है। तो अगर मेरी पत्नी की पुत्री है तो मेरी भी क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। तो इस पहले सवाल का जो आंसर आएगा, वो जो महिला है ये इस पुरुष की क्या लगती है? पुत्री लगती है। ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शब्द है फेवरेट। शब्द क्या है दोस्तों? फेवरेट शब्द है और कह रहा है कि इसको पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखिए। तो आप जानते हैं इनमें सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आई, ठीक है। ये 4 लेटर आ चुके हैं। अब आप देखिए इसमें पहले कौन सा आएगा? तो ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी, ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। अब पूछा गया है कि बिल्कुल बीच में कौन सा लेटर आएगा। तो आप जानते हैं 4 लेटर हम इधर से साइड कर देते हैं, 4 लेटर इधर से साइड कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा? ओ। ओ ही वो लेटर है जब आप फेवरेट को अंग्रेजी शब्दकोश के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज करेंगे तो ओ ही वो लेटर है जो बिल्कुल इस शब्द के बीच में आएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 10 आदमी हैं, उनको कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में 4 ही आदमी हो? यानी आप इनको किसी भी प्रकार से अरेंज कीजिए, लेकिन एक पंक्ति में 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए और ना ही 4 से कम। एक पंक्ति में 4 ही आदमी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ऐसे अरेंज कर रहे हो कि भाई एक आदमी यहां बैठा दिया, एक आदमी यहां बैठा दिया, एक ये बैठा भाई, एक ये बैठा। इस प्रकार से एक पंक्ति में 4 ही आदमी होने चाहिए। आप ऐसे बैठा सकते हो, ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एक और आदमी यहां पे ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी बैठा सकते हो। बात आ रही समझ में? भाई ये भी 4 आदमी हैं, ये भी 4 आदमी हैं, ये भी 4 आदमी हैं, लेकिन आदमी टोटल कितने हैं? 10 ही हैं। तो 4, 4, 8 और 2, 10। अब क्या इसके अकॉर्डिंग और अरेंज किया जा सकता है? डेफिनेटली अरेंज किया जा सकता है। ऐसे अरेंज हम नहीं करेंगे दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों? आप जानते हैं एक पोजीशन होती है स्टार पोजीशन। स्टार पोजीशन क्या होती है दोस्तों? जरा मैं बढ़ाता हूं फिर आपको बताता हूं। स्टार पोजीशन होती है इस प्रकार से, ऐसे हम स्टार बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बनता है स्टार, ठीक है, ऐसे बनता है। अब आप यहां पे देख पाएंगे एक आदमी यहां बैठेगा, दूसरा आदमी यहां पे बैठेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
8वां, 9वां और 10वां, ये 10 आदमी है। अब आप किसी भी एंगल से देखिए, एक पंक्ति में आपको 4 ही आदमी नजर आएंगे। आप ऐसे देखेंगे तो 4 आदमी है, ऐसे देखोगे तो भी 4 आदमी है, ऐसे देखोगे तो भी 4 आदमी है, इसमें देखोगे तो भी 4 आदमी है, ऐसे देखोगे तो भी 4 आदमी है। दोस्तों आदमी टोटल 10 ही है, लेकिन एक ही पंक्ति में अगर 4 ही व्यक्ति में रखने हैं तो टोटल कितनी पंक्तियां यहां पे बनाई जा सकती हैं दोस्तों? 5 पंक्तियां यहां पे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भाई 4 - 2 बराबर 8 है, 7 - 3 बराबर है 22, ठीक है, और 6 - 3 बराबर है 9। तो आपसे पूछा है 9 - 4 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 2 चौके 8 होता है, लेकिन 7 या 21 होता है, 22 तो नहीं होता। यहां पे 6 या 18 बहुत दूर का अंतर है, ये तो पैटर्न है नहीं। तो और क्या हो सकता है दोस्तों? 4 को अगर 2 से भाग दें, 4 को अगर 2 से भाग दे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब करे 8 आएगा, लेकिन 7 है वो 3 से भाग नहीं जाएगा। ना ही 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब तो 9 नहीं होता, तो ये पैटर्न भी नहीं है। तो और क्या पैटर्न हो सकता है? 4 में से 2 गई, 2 बचेगा, यानी दोनों का अंतर लिया 2, 2 का क्यूब 8, 7 में 3 गई 4, 4 का क्यूब तो 64 होना चाहिए, तो ये भी पैटर्न नहीं है। अच्छा जी, तो फिर क्या पैटर्न है? अगर मैं इसका स्क्वायर लूं, 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 16, और इसका क्यूब लेता हूं मान लीजिए, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 4 का स्क्वायर लिया 16, 2 का क्यूब लेंगे 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे, क्या 8 बचेगा? डेफिनेटली बचेगा। 7 का स्क्वायर लीजिए, 3 का क्यूब लीजिए, 7 का स्क्वायर होगा 49, 3 का क्यूब होगा 27, क्या 49 में से 27 घटाएंगे तो क्या 22 बचेगा? डेफिनेटली बचेगा, यानी पैटर्न आपका लागू हो चुका है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, और 3 का क्यूब लेंगे 27 आएगा, और 36 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो आप समझ पा रहे हैं क्या पैटर्न होगा दोस्तों? 9 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, तो भाई 9 का स्क्वायर 81 और 4 का क्यूब 64, तो भाई 11 में 4 गई 7, और 17 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्या कह रहा है? शब्दकोश के अनुसार अरेंज करें तो तीसरे स्थान पे आपको लेटर बताना है, कौन सा आएगा? तो यहां पे एक चीज गौर कीजिए, जब आपको तीसरे स्थान पर ही बताना है तो पहले और दूसरे को तो नेगलेक्ट कर दीजिए, जो भी लेटर पहले और दूसरे स्थान पे आएंगे उनको नेगलेक्ट कर दीजिए। बात आ रही समझ में? तो आप यहां पे देख पा रहे हैं जो पहले 2 शब्द लिखे हुए हैं, क्वाड्रियल और क्वार्टरली, ये दोनों तो पहले और दूसरे स्थान पे आएंगे। क्यों? क्योंकि क्यू यू ए, दूसरे में भी क्यू यू ए, जबकि पीछे जो 2 लेटर लिखे हुए हैं क्वेश्चन और क्वेंच, इसमें क्यू यू के बाद ई है, तो जाहिर सी बात है आखिरी के जो 2 शब्द हैं वो कहीं ना कहीं 3 और 4 नंबर पे आएंगे। कौन सा 3 पे आएगा, कौन सा 4 पे आएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि पहले जो 2 शब्द हैं क्वाड्रियल और क्वार्टरली, ये हमारी कैलकुलेशन से बाहर हो जाते हैं, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन और क्वेंच में जो पहले आएगा वही 3 नंबर पे आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में और क्वेंच में पहले कौन सा आएगा? तो देखिए क्यू यू ई तक तो सेम है, आगे एस पहले आएगा या एन पहले आएगा? तो आप कहेंगे सर एन पहले आएगा, तो क्वेंच है वो 3 नंबर पे आएगा। तो 3 नंबर पे जो थर्ड पोजीशन पे जो लेटर आएगा, जो शब्द आएगा, वो है ये क्वेंच, ठीक है? इसके बाद 4 नंबर पे आएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्यू यू ई के बाद उसमें एस है, और एस है वो एन के बाद आता है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से विषम को सुनिए। तो आप सभी जानते हैं, एक है 121, 11 का स्क्वायर है, 169, 13 का स्क्वायर है, ऑप्शन डी 225, 15 का स्क्वायर है। क्या 80 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो इस सवाल का आंसर भी क्या होगा? 80 होगा। आपको विषम निकालना है। अच्छा जी, अगला सवाल क्या कह रहा है? एक लड़का बिंदु x से 80 मीटर दूर y की तरफ चलता है। यहां पे दिशा नहीं दे रखी, आपसे दूरी पूछी है, तो कोई भी दिशा में आप इसको चला सकते हो। मान लीजिए बिंदु x से, तो मान लीजिए ये x बिंदु है और यहां से चला है 80 मीटर, ठीक है? y पर पहुंचा भाई, ठीक है? यानी y की तरफ चल रहा है, लेकिन y पर अभी पूछा नहीं है दोस्तों। 80 मीटर चला, इसके बाद वह
दाईं तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो दाईं तरफ का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब नीचे की ओर आएगा। कितना चला दोस्तों, 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला। ऐसे मुड़ेगा और कितना चला है दोस्तों, 70 मीटर। याद रखेंगे ये 80 है तो 70 थोड़ा सा इससे कम रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। कई बार क्या करते हैं, हम इसके बराबर रख लेते हैं, फिर बाद में फिर ये बनाते फिरते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए। अंत में फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में फिर दाएं मुड़ा तो दाएं का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। ये पहुंचा दोस्तों कितना, 50 मीटर चल के। तो आप जानते हैं ये दूरी और ये दूरी तो बराबर ही है। अगर ये टोटल 80 मीटर है और ये अगर 70 मीटर है, ये दूरी तो 70 मीटर होगी, तो ये कितनी बच जाएगी, 10 मीटर। पूछा क्या है सवाल में, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु है और अभी वो यहां पे कितना मीटर दूर है दोस्तों, 10 मीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं, इस सवाल में दम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए घड़ी में बजे हैं कितने भाई, 4:30। 4:30 कैसे बजते हैं, आप छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे ये है घड़ी, यहां पे होता है 6, यहां पे होता है 5, यहां पे होता है 4, और यहां पे होता है 3, 2, ठीक है, 1, और यहां पे होता है 12। ठीक है, थोड़ा सा और गैप करके बना लेंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4:30 कैसे बजता है, जो मिनट वाली सुई तो यहां पे होती है और घंटे वाली सुई यहां पे होती है, ऐसे बजता है 4:30। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, मिनट की सुई जो है पूर्व दिशा में, ये कौन सी दिशा है, पूर्व। इस सवाल के अकॉर्डिंग ये कौन सी दिशा है, पूर्व। तो दोस्तों ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी। अरे आप ऐसे तो देखते हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर ये ईस्ट है तो ये कौन सी होगी, यानी कि पूर्व दिशा के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपकी उत्तर दिशा होती है। तो अगर ये पूर्व दिशा है तो इसके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। आपसे पूछा कि ये सुई कौन सी दिशा में है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो दिशा कौन सी आ जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, जो घंटे वाली सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा में है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा देखिए। निम्न में से अलग को चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है CX, ऑप्शन बी है AZ, ऑप्शन सी है MN और ऑप्शन डी है PH। तो आप जानते हैं C का अपोजिट X होता है, अपोजिट लेटर है। A का अपोजिट Z होता है, MN भी अपोजिट है, PH एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अगला सवाल क्या कह रहा है, 16 गुणा 85 बराबर दे रखा है 8651, और आपसे पूछा क्या है, 73 गुणा में 42 बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आप देखिए इसमें, इसको ऐसे आप देख पा रहे हैं, जो लेटर यहां पे हैं, जो नंबर यहां पे हैं, वही नंबर इसमें है, बस उनका क्रम चेंज कर दिया गया। सबसे पहले इसको अरेंज किया गया है, तो आप भी इसको अरेंज कर दीजिए। 4 पहले आएगा भाई, फिर क्या आया है, इसका आखिरी आया है 6, तो आप ये अरेंज कर दीजिए भाई, 4 के बाद 3, यानी पहले 43 आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद ये 5 आया है, तो इसके बाद ये 2 आ जाएगा, 432। तो 432 तो ऑप्शन सी में ही है केवल, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी यहां पे अब 7 और आ जाएगा। बस ये सवाल था। कह रहा है कि शब्द है डिप्रेशन, DEPRESSION। कह रहा है कि पहले और दूसरे इनको चेंज कर दीजिए आपस में, इन दोनों को भी चेंज कर दीजिए आपस में, इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। ES को तो SE हो जाएगा, SI को IS हो जाएगा, ON को NO कर दीजिए। यही तो कहा गया सवाल में कि इनको परस्पर बदल देते हैं। तो कह रहा है कि दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से 7वां, 3 3 6 और 1 7, तो लेटर क्या जाएगा दोस्तों, P इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। दाईं ओर से 7वां लेटर कौन सा होगा, P होगा। ठीक है, आएगी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली पुलिस टारगेटेड 100 मॉक टेस्ट हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोज का नोटिस आपको मिल जाए। नोटिस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 6 है परंतु ठीक बाद में 4 ना हो। मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए 742, 764, 367, 535, 784, ठीक है, 376 है, इसके बाद 72, 40 है और 67, 43 है। अब कह रहे हैं कि कितने 7 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले तो 6 हो परंतु ठीक बाद में 4 नहीं होना चाहिए। जैसे ये 7 है, इस 7 के जस्ट पहले तो 6 है लेकिन ठीक बाद में 4 भी है, हमें ये जोड़ा नहीं चाहिए, हमें तो ये जोड़ा चाहिए। ऐसा 7 जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 4 ना हो, तो एक जोड़ा तो ये हो जाएगा। अच्छा ये 7 है, इसके ठीक पहले क्या 6 है? नहीं, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया। ये 7 इससे पहले क्या 6 है? नहीं है। ये 7 है, यस, ये एक जोड़ा हो जाएगा। इस 7 के ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 4 नहीं है, तो एक ये हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो कितने पेयर हैं दोस्तों? 2 पेयर ऐसे हैं, ऐसे 7 2 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में tan है ना, इसको तो लिख दिया 256, अच्छा जी, और 60 SIXTY 60 को लिखा गया है 198 27। और आपसे पता है पूछा क्या है? कह रहा है कि 3 को क्या लिखा जाएगा। अब आप कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें सोचने लग जाएंगे, वो आगे सवाल देखेंगे नहीं, कहेंगे कि 10 को यार 256 कैसे लिखा जाएगा, वो सोचेंगे गुणा भाग करेंगे, ऐसा करना ही नहीं है। आप ये देखिए कि जो सवाल आपसे पूछा गया कि इसके लेटर पहले प्रयोग हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं, टी भी आ चुका है, ई भी आ चुका है, एन भी आ चुका है, तो जो कोड इनके लिए पहले प्रयोग हुआ है वही कोड आपको यहां यूज कर देना है। तो टी के लिए पहले क्या यूज हुआ है? 2, तो यहां भी 2 आएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ई के लिए पहले क्या है? 5, तो यहां भी 5 आएगा। एन के लिए क्या है? 6, तो यही सवाल का आंसर आएगा 25 56। ऑप्शन डी सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो सवाल को पूरा देखिए पहले। कई बच्चे 10 को ही सोचने लग जाएंगे, यार इसको 256 कैसे लिखा गया, आगे सवाल तो देखिए क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रोंग है और इसको लिखा क्या है दोस्तों? RUQ PMH। और आपसे पूछा क्या है दोस्तों? हाइट HEIGHT, इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप देख पा रहे हैं S से R 19 से 18 हुआ -1, T से U +1, यहां पे 18 से 17 -1 +1 -1 +1, ये पैटर्न है दोस्तों। तो -1 करेंगे तो पहला लेटर क्या आएगा? 8 में से 1 7, पहला लेटर G और दूसरा F, GF। यहीं से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन ए और बी में GF है। तीसरा लेटर चेक कीजिए क्या आएगा, तो तीसरे लेटर में यहां पे +1 किया था तो यह -1 आएगा, तो 9 में से 1 8 गई, H, GFH। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन ए ही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आगे सोचने तक क्या हो सकता नहीं। अच्छा अगली आकृति क्या दे रखी है दोस्तों? ये आकृति है भाई, ये है आकृति, यहां पे ऐसे और ये 2 और बीच में ये लाइन है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप मुझे ये बताइए, सिंपल सी आकृति में आपसे पूछता हूं कि ये आकृति, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें ट्रायंगल हम नंबरिंग देते हैं 1 2, दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा? 3। अब मान लीजिए यहां पे एक और लाइन होती तो आप कहते सर 3 ट्रायंगल इस बेस से हैं तो 3 ही ट्रायंगल इस बेस से होंगे, तो 3 और 3 कितने दोस्तों? 6। बात आ गई समझ में? तो यहां पे हम देख पा रहे हैं बेस कितने हैं? 3 है। एक बेस से 3 ट्रायंगल बनते हैं, इससे भी 3 बनेंगे, इससे भी 3 बनेंगे, इससे भी 3 बनेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा? 9। तो सिंपल सवाल, 9 ट्रायंगल यहां पे बनेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों? ए बी से बड़ा है। अच्छा जी, तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो, डायग्राम बनाना आसान है थोड़ा सा। ए है वो बी से बड़ा है,
तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दो, छोटा उसको नीचे रख दो। a बड़ा है b से, तो a बड़ा है b से, तो a को हमने ऊपर रख दिया, b को छोटा रख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, a बड़ा है b से, लेकिन जिनको इन सिंबल की समझ नहीं है थोड़ा सी, वो गलत कर देगा। इसलिए सबसे बढ़िया यहां पे ऐसे सवालों में ये है कि आप डायरेक्ट इनका डायग्राम बना लीजिए छोटा सा, भाई जो बड़ा है उसको ऊपर रख लीजिए और जो छोटा उसको नीचे लिख दीजिए, बस। a है वो b से बड़ा है तथा c से छोटा है। a जो है ना ये b से तो बड़ा है लेकिन c से छोटा है, तो a जाहिर सी बात है c से नीचे आएगा और a जो है b से ऊपर आएगा। d a और c दोनों से बड़ा है, d जो है ना a से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है d सबसे ऊपर जाएगा। आगे क्या करें, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यही तो है, ये d ही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। बताओ, कुछ भी था नहीं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में उषा का स्थान ऊपर से 5वां तथा अरुणा का स्थान नीचे से 9वां हो जाता है। एक कक्षा है दोस्तों, ये आप इस कक्षा का टॉप है और ये क्या है दोस्तों, बॉटम, यानी ऊपर से और नीचे से। कह रहा है कि ऊपर से उषा का स्थान 5वां, ये 5th नंबर है, आगे से ऊपर से 5वां है किसका स्थान, जाई उषा का, और नीचे से कौन सा स्थान है, 9वां। यहां पे 9th पोजीशन पे बैठी हुई है अरुणा। ठीक है, कह रहा है कि दोनों ने स्थान चेंज किया, अरुणा यहां से उठ के यहां पे गई, उषा यहां से उठ के यहां पे आई। ठीक है, और क्या कह रहा है, जैसे अदला बदला किया, अरुणा नीचे से कौन सी होगी, 27वीं। अरुणा है यहां पे आ गई और ये जो पोजीशन है ये 27वीं किधर से, नीचे से। एक बात बताइए, टोटल अगर आपको निकालना है तो क्या चाहिए, दोनों तरफ से पोजीशन चाहिए, आगे से भी और पीछे से भी। आगे से तो आपको पता ही था कि आगे से तो ये स्थान कौन सा है, 5वां। जैसे ही अरुणा यहां से उठ के यहां पे गई तो ये स्थान हमें पीछे से और पता लग गया कि इस स्थान की पोजीशन पीछे से कौन सी है, 27। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टॉप प्लस में बॉटम -1, तो भाई 27 प्लस में 5 -1 कर देंगे, 31 इस सवाल का आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 31 है। ठीक है, कक्षा में 31 विद्यार्थी हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए जरा ध्यान से, मैं 2 में समझाता हूं, तीसरा आप खुद कर लेंगे। इस प्रकार से नंबर है 7 6 4 3। एक और बॉक्स है और इसमें आपको दे रखा है 9 10 1 2, और एक और बॉक्स है, इसमें आपसे पूछा है 5 2 3 और ये आपका खाली है। यहां पे पूछा है क्या आएगा, तो देखिए सबका जोड़ कीजिए, 7 6 13, 4 17 और 3 20, लेकिन 10 9 19, 2 21 और 1 22। यहां पे सबका जोड़ 20 है, यहां पे 22 है, तो क्या यहां पे 24 होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है दोस्तों, तो आप यहां पे देखेंगे कि ये तो 7 है, ये 4 3 7 भी है, लेकिन यहां पे 6 क्यों है, 6 3 18, 7 चौक 28, ठीक है, 6 चौक 24, 7 21, 4 3 12, 7 6 42, ठीक है, 4 3 7, 7 6 13, कहीं भी बराबर नहीं हो रहा, 7 4 11, 6 3 9, ठीक है, ऐसे तो बराबर नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर ले, क्रॉस में चेक कर लेते हैं। ऐसे जोड़ कीजिए तो 7 और 3 10, इधर से देखें 6 और 4 10, यानी क्रॉस में ऐड करते हैं तो एडिशन क्या रहा है, बराबर आ रहा है। यहां पे देखें 9 और 2 में जोड़ें तो कितना आएगा, 11, और इधर से देखें 10 और 1 11, तो जाहिर सी बात है यहां पे 5 और 3 कितना है, 8 है, तो इनका भी योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 2 तो है, 8 लाने के यहां पे कितना नंबर होना चाहिए, 6। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको सीरीज दे रखी है, बहुत ही आसान है ये, तो BDF, तो 2 4 6, आगे नंबर आ जाएगा 8, यानी H आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पे रफ कर देता हूं, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए, 6 है वो 64 है, यानी 6 का संबंध है वो 64 से दे रखा है, और आपसे पूछा गया है 5 का संबंध है वो किससे होगा। तो भाई 6 का संबंध 64 से कैसे हो सकता है, अगर मैं 6 में +2 कर दूं और फिर मैं स्क्वायर कर दूं तो आएगा 8 का स्क्वायर 64,
5 में +2 कर दूं और उसका स्क्वायर कर दो तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 49, और इस सवाल में 49 ऑप्शन में है, तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि गर्मी का संबंध उष्मा से है, तो भाई गर्मी होती है तो उसमें उष्ण होता है, बात आ रही समझ, उमस होता है। उसी प्रकार आपको क्या फ्राइड अंडा, उबला हुआ अंडा होता है? नहीं। चमकीला प्रतिभा होती है? नहीं। सरेश चिपकना होता है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए कि भाई जलवायु है उसका संबंध किससे है? मौसम से। जलवायु क्या है? मौसम। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर आएगा। अच्छा, अगला सवाल दे रखा है अज्ञान गरीबी। तो जो मतलब अज्ञान कौन होता है? जिसको शिक्षा नहीं होती, जो शिक्षा में गरीब होता है, जिसको बुद्धि बिल्कुल नहीं होती है, वो शिक्षा में गरीब होता है, एक प्रकार से अज्ञान उसे कहते हैं। और जो धन से गरीब होता है उसको क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। बात आ रही समझ में? भाई जिसको शिक्षा के बारे में नहीं पता बिल्कुल भी, जो पढ़ा हुआ नहीं है, वो एक प्रकार से क्या है? गरीब है, अज्ञानता में गरीब है। बात आ गई समझ में? उसी प्रकार से रक्त घाव नहीं बन सकता, शिक्षा मूर्खता अपोजिट हो गए, तो स्वयं उत्कर्ष, स्वयं कभी कोई उत्कर्ष नहीं हो सकता। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, डॉलर और धन। जैसे अज्ञान और गरीबी दोनों एक प्रकार से समान ही है, उसी प्रकार डॉलर और धन, डॉलर क्या है? वो धन ही है। बात आएगी समझ में? तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, डॉलर, और उसी का संबंध किससे है? धन से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डायरेक्शन से है, तो जरा देखते हैं, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे, टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों। सवाल देखिए, डायरेक्ट सोल्व कीजिए, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस शुरू में पढ़िए, आखिरी में पढ़िए, पूछा क्या है बस उस पर ध्यान दीजिए। डायरेक्शन पूछिए तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व कीजिए, दूरी पूछिए तो दूरी के, सबसे पहले इसमें दूरी पूछ रखा है तो दूरी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती, यहां से चली बस कितने मीटर? 14 मीटर। फिर यहां से वह दाहिनी ओर मुड़ती है, तो दाहिनी ओर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो बोर्ड में दिखेगा नहीं, मैं यहां बना लेता हूं। यहां से गई 14 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है 14 मीटर, ऐसे गई भाई कितना मीटर? 14 मीटर। ठीक है, आइए। फिर बाएं मुड़ती है 10 मीटर चलती है, ऐसे मुड़ी दोस्तों, वो कितना चली? 10 मीटर। अच्छा जी, फिर बाएं मुड़ती है 14 मीटर, यहां से चली है और यहां पे पूछे कितना मीटर? 14 मीटर। पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान और वर्तमान दूरी में सबसे कम दूरी क्या है? तो ये एक तो ये दूरी है, ये 14 है, ये 10 है, कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, यही दूरी है इसमें। ठीक है, तो 24 मीटर की दूरी आ जाएगी, यही सवाल का आपसे पूछा गया है। उसके प्रारंभिक बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? तो देखिए, सबसे कम दूरी का मतलब अभी वो यहां पे है। एक तो तरीका ये है इसके प्रारंभिक स्थान पे जाने का, ऐसे जाएगी 14, 10, 24, फिर 14 आएगी, फिर ये जाएगी, ये तो बहुत लंबी पड़ जाएगी। तो आप डायरेक्ट अगर यहां से प्रारंभिक स्थान पे जाने तो ऐसे तो जाएगी वो 10 मीटर, तो ये चलेगी 10, ये तो 10 ये भी, और 14 ये, तो न्यूनतम दूरी कितनी है? 24 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो यहां पे है, ये डाइस का क्वेश्चन है, तो मैं डाइस बनाऊंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों? 2 पोजीशन दे रखे हैं डाइस की, और डाइस कौन सा? ये सामान्य है, ये हमने डाइस बना लिया है। ठीक है, ये डाइस हमने बना दिया है भाई, 5, 2, 3। यहां पे देखें तो एक और आकृति आपको दे रखी है, ये 2 आकृतियां हैं। इसमें क्या क्या है दोस्तों? 5, 4, 2। एक बात तो कन्फर्म है, 5 और 2 7, ये पासा कौन सा है दोस्तों? सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। अब आप देख पा रहे हैं 5 और 2 यहां भी कॉमन है, 5 और 2 यहां भी कॉमन है। जब किसी सामान्य पासे की 2 नंबर कॉमन हो, 2 पोजीशन कॉमन हो, तो बची हुई पोजीशन एक दूसरे की विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं 5 और 2 दोनों में कॉमन है, तो इधर से क्या बचता है दोस्तों? 3, और इधर से क्या बचता है? 4। तो 3 का अपोजिट पता है क्या होगा? 4 ही होगा। तो आपसे सवाल में पूछा क्या है? 3 का विपरीत, तो क्या आ जाएगा? 4। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4 होगा। अगला सवाल कह रहा है कि धूम्रपान करने वाले, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझा सकूं, धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान न करने वाले, धूम्रपान न करने वाले। एक बात बताइए, आप 2-2 को चेक कीजिए। धूम्रपान करने वाले क्या सारे वकील होते हैं? नहीं।
क्या सारे के सारे वकील धूम्रपान करते हैं? नहीं, कुछ धूम्रपान करने वाले लोग वकील हो सकते हैं और कुछ वकील धूम्रपान करने वाले हो सकते हैं। इनमें संबंध क्या बनेगा दोस्तों? सम का। अच्छा जी, इधर देखें, यह है धूम्रपान न करने वाले, ठीक है। तो भाई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो धूम्रपान ना करते हो और वकील हों, और ऐसा भी हो सकता है कुछ वकील धूम्रपान ना करते हो। तो यहां पे भी संबंध क्या बनेगा दोस्तों? सम का बनेगा। अच्छा जी, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने वाले, तो ये दोनों तो क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इनमें तो कोई संबंध नहीं है। तो 2 सम 1 9। तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनता है, ये वाला। बीच में कौन आएगा? वकील, और वकील हो सकता है धूम्रपान करने वाला भी और धूम्रपान ना करने वाला भी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं जीके की ओर। आइए दोस्तों जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। यानी प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो आप सभी जानते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आप सभी जानते हैं मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत दोस्तों मशहूर कवि, मशहूर राइटर मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? दोस्तों तो आप सभी जानते हैं फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं, जबकि हिंदी उसकी इस राज्य की भाषा नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत की है? किस संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम। दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम है दोस्तों एक वैलेटाइल मेमोरी होती है, इसको अस्थायी मेमोरी भी कहा जा सकता है, इसको बदला भी जा सकता है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। जबकि रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो जो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी भारत में वो पुदुचेरी थी। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रेक्षास्त्र पुरुष यानी मिसाइल मैन भी कहा जाता है? किसको सामान्य बोलचाल की भाषा में मिसाइल मैन भी कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल वाकिफ हैं आप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो क्रिकेट का पहला विश्व कप दोस्तों 1975 में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, जबकि 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो दोस्तों ऐसा कथन अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच में चलती है? तो दोस्तों विवेक एक्सप्रेस जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। दोस्तों
अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला यानी लचीला बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ को अधिक उछाल और मजबूत वाला बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र कहाँ है? विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र दोस्तों एक प्रकार से क्या है दोस्तों? तो ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है दोस्तों। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक या जनजातीय नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आगे 4 ऑप्शन है, गेहूं, मटर, सरसों और सेम। आपको बताना इनमें से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है। तो आप सभी ने गेहूं काटे होंगे या गेहूं उगाए होंगे या देखे होंगे। तो गेहूं क्या है दोस्तों, उसकी जो जड़ है वो रेशेदार होती है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमनियोसेंटेसिस किस विधि का नाम है? तो एमनियोसेंटेसिस में दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। कृत्रिम गर्भदान, गर्भपात प्रेरित करने की कला है, विधि है, या अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की विधि है, या फिर गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं को पता लगाने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो दोस्तों पारिस्थितिक प्रणाली दोस्तों जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? तो लेंस दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। तो दोस्तों लेंस जो है फ्लिंट कांच से बनता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। किस प्रकार का दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? छोटी सी लाइट को बखेर देता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुय रोग किसमें पाए जाते हैं? जीवाणुय रोग किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों जीवाणुय रोग सभी में पाए जाते हैं, पौधों में भी मिलते हैं, पशु में भी, मानव में भी। तो सभी आएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शिशु के वंशागत जिनों की कुल संख्या में, अब 4 ऑप्शन है, माता से प्राप्त जिनों की संख्या अधिक होती है, पिता से प्राप्त जिनों की संख्या अधिक होती है, या माता पिता प्रत्येक से प्राप्त जिनों की संख्या के समान होती है, या माता पिता से प्राप्त जिनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती। कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, किसी शिशु के वंशागत जिनों की कुल संख्या माता पिता प्रत्येक से प्राप्त जिनों की संख्या के समान ही होती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया जाता है? बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? पशुपालन, कृषि, विनिर्माण या साहित्य? तो दोस्तों बोरलोग पुरस्कार कृषि क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? प्रथम, द्वितीय, छठी? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। चौथी वार्षिक परियोजना का जो उद्देश्य था, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, आर्थिक रूप से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है दोस्तों? तो अक्टूबर नवंबर में बारिश कहाँ होती है दोस्तों? तमिलनाडु क्षेत्र में। और तमिलनाडु क्षेत्र में दोस्तों इस समय आप ये भी कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में आप खरीफ की फसल भी करते हैं। ठीक है। सर्दियों में जो बोई जाती है, गर्मियों में जो काटी जाती है। तो इसका आंसर आएगा गेहूं। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद
दिल्ली में जो स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कोई और नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। और आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये जाम्बेजी नदी किस देश में बहती है जहां पे करीबा बांध है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी होने का जो गौरव है दोस्तों, वो नील नदी को प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है दोस्तों, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा दोस्तों उसमें नाभिकीय संलयन के कारण मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी होती है एक उपोष्ण झाड़ी, उष्ण शीतोष्ण झाड़ी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी या ठंडी शीतोष्ण झाड़ी? तो कॉफी एक प्रकार से दोस्तों उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। पहला है बाजरा और चावल, खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल दोस्तों। तो यहां पे जो खरीफ की फसल नहीं है वो है जौ और सरसों दोस्तों, यानी इनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता, ये रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भूमध्य सागर कौन सा है? तो निम्न में से भूमध्य सागर है अरल सागर। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अरल सागर है दोस्तों, ये अरब सागर भी ऑप्शन में डी में है, लेकिन ये अरल सागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकार माना जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, आपातकाल का अंतिम प्राधिकार राष्ट्रपति को माना जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपा कर्माकर एक प्रसिद्ध जिम्नास्टिक प्लेयर है दोस्तों। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी आयु पूरी होनी चाहिए दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों उम्र जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है? ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। तो भारत में दोस्तों मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था है दोस्तों। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है? संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है दोस्तों? ऐसा पौधा जिसका पर्ण है वो संयुक्त है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, नारियल। ठीक है, मेल फीमेल दोनों। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो गर्मियों के मौसम में जो आपको मरीचिका दिखाई देती है दोस्तों, वो एक प्रकार से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या अनुमान नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे घटता है, ये बढ़ता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और जो एग्जाम में माना हुआ है वही आपको आंसर मानना है दोस्तों। ठीक है, वहां पे आपका ज्ञान नहीं चलेगा। जो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, जो आंसर था वही आंसर आपको टिक करना है। तो जब लोहे को जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। वास्तव में चाहे घटता हो चाहे स्थिर रहता हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। अगला क्वेश्चन है,
फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कतर में होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के जिस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान का एक लोकप्रिय पुरस्कार है, विज्ञान क्षेत्र का एक लोकप्रिय पुरस्कार है दोस्तों कलिंग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्राप्त किया गया है? संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कुल 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया है जो संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह है दोस्तों फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों 15 न्यायाधीश कार्यरत हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना अगली वीडियो के नोटिस के लिए दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैथ सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों मैथ सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल, कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं। तो अगर दोस्तों बॉयज हैं वो 60% हैं तो गर्ल्स कितने बच गए दोस्तों? 40%। सवाल में क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या 972 है, यानी कि 40% बराबर 972 है। तो कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? 40% अगर 972 है तो आपको 60% का मान निकालना है, बटे 40 गुणा में 60 कर देंगे दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 3, तो 6 ते 18, आखिरी में 8 आएगा और 6 दूनी 12। तो देखो 6 ते 18 1, 6 चौक 24 तो 26, असल पाई 2, तो 1468, 1458 इस साल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या कह रहा है, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों? a + b - ab/100। तो भाई 30 प्लस में 10 माइनस 300/100, तो 0 से कट जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 40 - 30 3 बराबर 37%। जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा? 37% होगा। बहुत ही आसान मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, कभी कभी हार्ड आएगा, कभी कभी आसान आएगा दोस्तों, सारे मॉक टेस्ट हार्ड नहीं होते। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा? तो आपको यहां पे प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? SI × 100 अपॉन रेट × टाइम। डायरेक्ट कीजिए सिंपल। तो भाई ब्याज कितना है? 150 गुणा में 100, समय कितना है? 6 महीने का, तो साल में बदलेंगे, गुणा में 12 कर दे ऊपर, और रेट कितना है? 4%। तो भाई 4 से कटेगा 25 बार, 6 से कटेगा 25 बार, 25 625, 625 को 12 से गुणा करेंगे तो यहां पे आएगा 7500, 7500 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उतना ही काम 10 महिलाएं 5 दिन में कर सकती हैं। तो भाई 5 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा? 5 गुणा में 6, यानी 30 आदमी, 30 मैन बराबर हैं 10 गुणा में 5, 50 वुमेन के। इसका मतलब 3 आदमी बराबर हैं 5 महिलाओं के। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि 3 आदमियों की क्षमता के बराबर ही क्षमता है 5 महिलाओं की। अर्थात अगर किसी काम को करने के लिए आपको 3 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है तो आप 3 आदमियों की जगह 5 महिलाएं भी ले सकते हो, बराबर ही काम करेंगी। अगर किसी काम को करने में 5 महिलाओं की आवश्यकता है, महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो उनकी जगह आप 3 आदमी ले सकते हो। ठीक है, अब इस सवाल को हम इस सूत्र से करेंगे, M1D1 बराबर M2D2। क्या कह रहे हैं दोस्तों? 5 पुरुष किसी काम को
6 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष कर सकते हैं 6 दिन में। तो यहां पे M2 कितने पुरुष दोस्तों, तो देखिए क्या कह रहा है, 5 महिलाएं प्लस 3 मैन कितने दिन में करेंगे। तो आपको बताया 3 आदमी कितने के बराबर है, 5 महिलाओं के। तो इन आदमियों के बराबर हम यहां पे आदमी ले रहे हैं, तो यहां भी आदमी होने चाहिए। तो ये 3 आदमी तो हैं, इन 5 महिलाओं को हटाना पड़ेगा। तो 5 महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर है, 3 आदमियों के। तो 3 आदमी और ला सकते हैं, यानी ये जो 5 महिलाएं थी इनकी जगह हम 3 आदमी ही लेके आ गए, क्योंकि सारे हम आदमी ही काम पर लगा रहे हैं। तो अब आदमी कितने हैं, 6। तो 6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे दोस्तों, D2 का मान निकलेगा 5। ठीक है, आप इनको महिलाओं के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, आप वो जुमला भी कर सकते हो, कैपेसिटी को जोड़ के घटा के वो भी कर सकते हो, बात बराबर ही है। सिंपल चीज में, सिंपल वे में सवाल को सोल्व कर दीजिए, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है और पूछा है कितने सेकंड में तय करेगी। तो भाई 45 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो आपको 5/18 से गुणा करता है। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो यह आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, दूरी कितनी दे रखी है, 4/5 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, तो यह आएगा 800 मीटर। यानी दूरी है 800 मीटर, स्पीड है 25/2 मीटर पर सेकंड, टाइम आपको बताना है। तो 800/25 गुणा में यहां पे 2 आएगा, तो यहां पे काटेंगे 32 आएगा, 32 दूनी 64, तो 64 सेकंड का यहां पे टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अब देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड सवाल है। कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है। यानी जब त्रिज्या जब 40 सेंटीमीटर है तो रस्सी को लपेटा जा सकता है 60 बार। अब कह रहा है कि अगर त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो रस्सी को कितनी बार यहां पे लपेटा जा सकता है, ये आपको निकालना है। तो भाई 30 से कट जाएगा 2 बार, x का मान आ जाएगा 80 बार। ठीक है, जब 40 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 60 बार रस्सी को लपेटा जा सकता है। जब त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो 80 बार रस्सी को लपेटा जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि 7500 रुपए किसी बैंक में 6% वार्षिक ब्याज से जमा करते हैं, वह कितनी अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे कि उसे टोटल निवेश पर 8.5% की वार्षिक ब्याज दर से उतना ही साधारण ब्याज मिले। यानी ये कह रहा है कि सबसे पहले हमने बैंक में भाई 7500 रुपए दिए, 6% वार्षिक ब्याज से की दर से 1 साल के लिए, तो हमें इतना ब्याज मिलेगा। अब कह रहे हैं कि कितनी और अधिक राशि हम जमा करें, तो मान लेते राशि जमा करेगा x, कितने परसेंट दर से, 10% की, समय बराबर है। अब ये जो टोटल निवेश है ना, पहले 7500 रुपए जमा किए 6% की दर से, फिर और राशि जमा की मान लीजिए x रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। इन पर, इस टोटल पर हमें उतना ही निवेश मिलना चाहिए, कितना, 7500 प्लस में x, इतना निवेश किया इस टोटल निवेश पर 8.5% की दर से। तो 8.5% का मतलब क्या है, 17/2, तो 17 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और समय 1 साल ही है, बटे में 100 आएगा। वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 को इधर आर पार गुणा करेंगे तो आप यहां पे x का मान निकालेंगे दोस्तों। काट पीट के जब आप x का मान निकालेंगे तो आएगा 12.5 रुपए, यानी 12,500 रुपए। यानी आपको टोटल इतना निवेश करना पड़ा। पहले आपने कितना कर चुके हैं, 7500 रुपए। तो जो अतिरिक्त राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, अतिरिक्त राशि जो निवेश करनी पड़ेगी वो क्या है दोस्तों, 12,500 माइनस 7500, कितना आएगा दोस्तों, 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा जमा करवाने पड़ेंगे, तब आपको इतनी ही समान साधारण ब्याज आपको प्राप्त होगा 8.5% की दर से। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको देखिए क्या दिख रहा है, यहां पे क्या कह रहा है, आसान सवाल है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के हैं भाई 3 प्रकार के, 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे। और जो सिक्के का जो इनमें संख्या है ना, सिक्कों की जो थैले में संख्या ये है, अनुपात है 3, अनुपात 4, अनुपात 10। एक बात बताइए, यहां पे हम राशि निकालते हैं। अगर थैले में 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो टोटल राशि कितनी होगी, 1 रुपए वालों से 3 रुपए हो जाएगी।
इसी प्रकार अगर 50 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के तो मेरे पास राशि कितनी है 2 रुपए। और अगर 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए दोस्तों 1 रुपए। टोटल कितना यूनिट रुपए हुए 3 2 5 और 1 6, तो 6 यूनिट बराबर है कितने के 102 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 6 कम 6 7 42। ठीक है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि यहां पे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखो 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 17 गुणा में 10 बराबर ये होंगे 170, ये होंगे 68, ये होंगे 51, ये है टोटल रुपए। ठीक है, सिक्कों की संख्या 170 है 10 पैसे की, 50 पैसे के 68 सिक्के हैं और 1 रुपए के 51 सिक्के यहां पे हैं दोस्तों। पूछा क्या है 10 पैसे के, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 170। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि a प्लस 1/a बराबर 11 है और आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर 11 का स्क्वायर कितना 121, तो 121 आ जाएगा यहां पे। अब आप जानते हैं ये तो कट ही जाएगा, तो आप a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर निकालेंगे तो 121, ये 2 किधर चला जाएगा माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 119। ठीक है, यानी आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं a प्लस में 1/a बराबर अगर मान लीजिए x दे रखा है और आपसे a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर पूछा है तो आप क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ जाता है 119। अगर यहां पे माइनस होता और ये माइनस पूछा जाता तो ये प्लस हो जाता, तो ये आंसर 121 प्लस में 2 123 होता। ठीक है, ऐसे इन सवालों को करते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल, बेसिक सवाल आपसे पूछा गया था। तो सवाल का आंसर होगा 119। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहे कि एक ट्रेन 210 मीटर लंबी ट्रेन है, 7 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। यानी जब बिजली के खंभे को पार करती है तो ट्रेन खुद की ही लंबाई को पार करती है। ट्रेन जब किसी खंभे को, बिजली के तार को, किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी वृक्ष को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के एवज में उस पोल की लंबाई नेगलेक्ट हो जाती है, वास्तव में ट्रेन खुद की ही लंबाई पार करती है। तो यहां पे दूरी आपको दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है 210 मीटर। ठीक है, टाइम कितना है 7 सेकंड। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, तो 7 या 21 3 5 छंगा 30, 18 छंगे 108 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार खेत है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 1/3/4 गुना है। देखिए दोस्तों लंबाई और चौड़ाई, इसका मतलब अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों, तो 4 एकम से 7 होगी। अब आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। ठीक है, तो इसको अगर x मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो 2 और 11x हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 550 मीटर के, 550 के। x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 550/11 गुणा में 2, ठीक है, तो ये आएगा 100 मीटर मान लो, 100 मीटर। 4 का मान अगर 100 है तो 1 का मान 25 आएगा, तो 7 का मान कितना आएगा 175। यानी कि लंबाई है वो 175 है, चौड़ाई है वो 100 है। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है, इनका गुणाई तो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा 17,500 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% की छूट देता है। यदि कोई 1000 रुपए से अधिक की खरीद करता है तो 10% की अतिरिक्त छूट देता है, तो 1200 रुपए की खरीद पर कुल कितनी छूट इसे प्राप्त होगी। यानी यहां पे 2 छूट दे रहा है, एक 10% की फिर 10% की और दे रहा है, तो 2 छूट दे रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे 10%
और 10% का समतुल्य बट्टा निकालेंगे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना दे रहा है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो 10 प्लस में 10 माइनस 100 बटे 100 आ जाएगा, तो 10 10 20 और 1 19%, यानी कुल मिलाकर वह 19% की छूट दे रहा है। बस इतना काम आपको करना है। तो भाई 1200 रुपए पर 19% की छूट निकालेंगे, तो 12 गुणा में 19 कर देंगे, कितना आएगा 228 रुपए। तो कुल मिलाकर वह 228 रुपए की यहां पे छूट दे रहा है दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बहुत आसान है, कह रहा है कि 3 5 6 7 इनमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, समानुपात का मतलब 3/5 बराबर होना चाहिए 6/7 के। क्या घटाएं दोस्तों, तो आप सभी में से x घटा दीजिए, इसमें भी x सभी में से घटाना पड़ेगा ना, x माइनस x। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। एक सवाल आपके लिए। अच्छा जी, अगला सवाल क्या कह रहा है, दो नल हैं A और B, एक टंकी को क्रमशः 16 मिनट 18 मिनट और 24 मिनट में भर देते हैं। एक नल है 18 मिनट में भर रहा है, दूसरा 24 मिनट में भर रहा है। A है वो भर रहा है 18 मिनट में और B है वो 24 मिनट में भर रहा है। तो टंकी की धारिता कितनी दोस्तों, दोनों का एलसीएम 72, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, टंकी में 72 लीटर पानी आ सकता है। क्षमता की बात कर लेते हैं, तो इसका कितना आएगा, 18 चौक 72, 24 72, यानी ए जो नल है 1 मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में डाल रहा है और बी है 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है। दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन कुछ देर के बाद नल 1 को बंद कर दिया गया। यदि पूरी टंकी 16 मिनट में भरी गई है तो नल 1 को कितने मिनट के बाद बंद किया गया होगा। तो एक तो तरीका है इसको एक्स से करने का, एक्स मत करिए, आप इसको डायरेक्ट कीजिए ऑप्शन का। अगर मान लीजिए 18 मिनट बाद बंद किया गया होगा तो 18 मिनट तो टोटल लगा ही नहीं, 16 मिनट में तो टंकी भर गई, तो ऑप्शन ए तो वैसे गलत हो गया। ऑप्शन डी 12 मिनट बहुत ज्यादा है, 12 7 84। भाई अगर दोनों ने मिलकर कुछ देर तो काम किया होगा ना। जब एक को बंद किया गया तो उससे पहले तो ए और बी मिलकर ही भर रहे थे ना, और फिर एक को बंद कर दिया गया, फिर बी ने भरा, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। तो 12 मिनट बाद अगर बंद करेंगे तो 12 मिनट तक तो दोनों ने काम किया होगा। 12 7 84, टंकी की धारिता 72 मीटर है, 84 लीटर क्या पानी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। अब देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 2 मिनट दोनों ने साथ काम किया, तो 2 7 14, 14 लीटर 2 मिनट में दोनों ने काम किया, फिर एक को बंद कर दिया गया, बाकी के 14 मिनट बचे। भाई टोटल लीटर है 14, 16 मिनट में भरा गया ना, टोटल जो टंकी है 16 मिनट में भरी गई, तो 14 मिनट में तो 42 लीटर ही पानी डाल सकता है। 42 और 14 क्या 72 होते हैं, नहीं। तो आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन बी 6 मिनट बाद। क्यों, 6 मिनट दोनों ने साथ काम किया। कैसे देखिए जरा, अगर 6 मिनट दोनों साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में दोनों 7 लीटर पानी डाल सकते हैं, 6 मिनट में 42 लीटर पानी डाला होगा। बचा कितना दोस्तों, 30 लीटर। 30 लीटर अगले 10 मिनट में कौन डाल रहा होगा, बी। तो देखो 10 और 6 16 मिनट और 30 लीटर पानी भी है, तो एक को 6 मिनट के बाद बंद कर दिया गया होगा। इस प्रकार के सवाल को आप डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने सवाल को कैसे सोल्व किया। जहां आपको शॉर्ट नजर आता है वहीं पे सवाल को टिक कीजिए उसी तरीके से। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय एरिया क्या होता है दोस्तों, 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर आपको दे रखा है 54 वर्ग मीटर। तो भाई a स्क्वायर का मान आ जाएगा 9, क्यों 6 से कट जाएंगे इसको, तो a का मान कितना आएगा, इसका 9 का रूट कितना आएगा, 3 मीटर। उसकी भुजा कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, तो ये था मैथ हमारा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन करने का एक तरीका होता है दोस्तों। ठीक है, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। जब बैंक में हम जाते हैं तो जो चेक होता है उसको पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, MICR। और आप कमेंट करके हमें बताइए कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में
केवल इनपुट डिवाइस है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों ही जो डिवाइस दे रखे हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। तो आपको यहां पे देखना है माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड और स्कैनर। तो आप सभी जानते हैं इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। माउस कीबोर्ड और स्कैनर यहां पे इनपुट डिवाइस हैं। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करने वाला जो डिवाइस उसको क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी स्कैनर जो है ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में ही चित्र को स्टोर कर लेता है, किसी पिक्चर को स्टोर कर लेता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे हुए कंटेंट या प्रिंटेड कंटेंट को पढ़कर डिजिटल इमेज बनाने में किया जाता है। वो कौन सा डिवाइस है जिसका प्रयोग हाथ से लिखे कंटेंट या प्रिंटेड कंटेंट को पढ़कर डिजिटल इमेज बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे कंटेंट या प्रिंटेड कंटेंट को पढ़कर डिजिटल इमेज बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है, यह इमेज ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है जिससे उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन आपको दे रखे, इनमें से एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से किसी इमेज ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है जिससे उस कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन सी स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं आवाज को डिजिटल रूप में चेंज करने के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी जानते हैं वेब कैम का प्रयोग किया जाता है, वेब कैम। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं किस लिए दोस्तों? तो हम कर सकते हैं डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट खालिस्तान में मापी जाती है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट दोस्तों हर्ट्ज में मापी जाती है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं और साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर यहां पे किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियोज के लिए। धन्यवाद।